हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंतरण के बारे में कि अंतरण क्या होता है, यानी कि डेलीगेशंस क्या होता है। अभी तक हम संगठन में अनौपचारिक, औपचारिक, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण या संगठन क्या होता है, संगठन के क्या महत्व होते हैं, ये सभी चर्चाओं का अध्ययन किया। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम रहेगा अंतरण, जिसको हम डेलीगेशन कहते हैं। तो डेलीगेशन क्या होता है, आज हम इस चीज को समझेंगे। डेलीगेशन को अंतरण भी कहते हैं और भारापण भी कहते हैं। ठीक है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी भारापण भी कह सकता है और डेलीगेशन कह सकता है। तो देखो, अंतरण क्या होता है, यानी कि आप एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। कोई भी एक पर्सन है वो सारे काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, ऑब्वियस ही बात है। तो वो अपने कुछ काम किसी और को देता है। तो अपने कुछ अधिकार किसी को औरों को देना, यही क्या कहलाता है? अंतरण कहलाता है। इसी को ही हम भारापण कहते हैं, इसी को ही हम डेलीगेशन कहते हैं। तो डेलीगेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ अपने काम किसी और को सौंप देना डेलीगेशन कहलाता है। जैसे देखना अब इसकी परिभाषा, अंतरण से तात्पर्य उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ यानी कर्मचारी को ऊंची से नीची स्थिति की ओर अधिकार देना क्या कहलाता है? अंतरण कहलाता है। कोई भी उच्च अधिकारी है, अपने निम्न अधिकारी को कुछ अधिकार देता है, अधिकारों का प्रत्यायोजन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंतरण कहते हैं। यह संस्था के दक्षता पूर्ण के लिए जरूरी होता है। भाई इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी? एक ही पर्सन सारे काम करेगा तो लोड बढ़ेगा ना, वो सारे कामों में दक्षता हो सकती है उसमें। इससे संस्था की क्या बढ़ेगी? दक्षता बढ़ेगी। क्योंकि प्रबंध को अन्य महत्वपूर्ण कार्य देने में क्या मिल जाता है? समय मिल जाता है या अवसर मिल जाता है प्रबंध को। क्योंकि भाई प्रबंध फिर फ्री हो जाएगा, मैनेजर फ्री हो जाएगा, अपने काम उसने सारे बांट दिए तो वो कई और कामों पे ध्यान देगा। यह अधीनस्थ को मान्यता देने की उनकी इच्छा व अधिक उत्साह से कार्य करने की पूर्ति करता है। भाई इससे कर्मचारी भी क्या होगा? मोटिवेट होगा, अधिक ऊर्जा के साथ काम करेगा। ठीक है ना, तो आप समझ गए अंतरण क्या होता है, भारापण क्या कहता है। अगला देखना क्या कह रहा है। अधिकार अंतरण से केवल इतना ही आशय नहीं कि अधीनस्थ तो सीमाओं के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया जाता है, बस एक सीमा के अंतर्गत उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ या कर्मचारी को अधिकार प्रदान करना क्या कहलाता है? अधिकार प्रत्यायोजन, या अपन कह सकते हैं भारापण, या अपन अंतरण या डेलीगेशन कह सकते हैं। अब देखना, अधिकार प्रत्यायोजन के या अधिकार अंतरण के जो डेलीगेशन के है वो कितने तत्व होते हैं? इसमें 3 तत्व आएंगे। पहला तत्व आएगा इसका अधिकार, दूसरा तत्व आएगा उत्तरदायित्व, तीसरा आएगा जवाबदेही। इन तीनों के बारे में काफी बार पूछा गया है कि अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं? 3 तत्व होते हैं। सबसे पहले अधिकार आएगा ही आएगा। अगर आप किसी को कुछ अधिकार दे रहे हो तो दूसरा आएगा उसका उत्तरदायित्व भी सेट करोगे। तीसरा उस चीज के लिए वो अकाउंटेबल भी होगा, अकाउंटेबल यानी कि बोलते हैं जवाबदेही भी होगा। इन तीनों को अपन पढ़ते हैं और इन तीनों के अंतर को भी हम समझेंगे। सबसे पहला होता है अधिकार। अधिकार किसे कहते हैं? किसी काम करने के लिए जो अपन को राइट्स मिला हुआ, जो काम करने की शक्ति मिली हुई है, उसे अपन अधिकार कहते हैं। मैनेजर को शक्ति मिली हुई कि हाँ भी किसी कर्मचारी को थोड़ा बहुत डांट सकता है, सही काम नहीं कर रहा है, तो उसको जो शक्ति मिली है वही तो उसका अधिकार है। तो देखो, अधिकार से तात्पर्य निर्णय लेने की शक्ति से है। अधिकार के बिना एक अधीनस्थ कार्य को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर सकता, उसका निष्पादन नहीं कर सकता या असमर्थ होगा। एक अधीनस्थ अपने काम को तभी पूरा कर सकता है जब उसको कुछ अधिकार दिए हो। उत्तरदायित्व को निभाने के लिए प्रत्येक कर्मचारी को कुछ अधिकार देने बहुत जरूरी है। भाई आपने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सेट करी, अब उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए उसको अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। अधिकार संगठन की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। अंतरण क्या है? दूसरा चरण है। दूसरे चरण में कौन आएगा? अधिकार। अधिकार अंतरण करते समय प्रबंधक इस बात का ध्यान देते हैं कि उत्तरदायित्व से मेल खाने वाले अधिकार ही सौंपे जाने चाहिए। भाई आप वही अधिकार सौंपोगे जो उत्तरदायित्व से मैच खा रहे हो, ठीक है ना, जिसको अपन उसका उत्तरदायित्व सेट कर सके, वही अधिकार आपको अधीनस्थों को
देने हैं। वे सारे अधिकार अधीनस्थों को नहीं सौंपते हैं। भाई कुछ के लिए तो खुद भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना उसकी खुद की भी, वो सारे अधिकार अपने अधीनस्थों को नहीं देता है, कुछ ही देता है जो उत्तरदायित्व से मैच खाते हैं। अब बात करेंगे उत्तरदायित्व क्या होता है। अंतरण का ये दूसरा तत्व है, ये एक अन्य तत्व है, एक अन्य तत्व है जो ये कार्य एक अधीनस्थ को एक कार्य सौंपता है जिसे निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। वह वरिष्ठ अपने अधीनस्थों को कार्य सौंपता है और अधीनस्थ का भी दायित्व बन जाता है कि उस कार्य को जिम्मेदारी के साथ काम करे। बस भाई आपके सुपीरियर ने आपको काम दिया, आपको जैसे ही काम दिया उसने तो आपकी कुछ उसके प्रति क्या बन गई, उत्तरदायित्व बन गया। अधिकार हमेशा उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी की ओर जाता है, जबकि उत्तरदायित्व निम्न अधिकारी से उच्च अधिकारी की तरफ जाता है। यानी कि उसका जो फ्लो होता है नीचे की तरफ होता है और इसका जो फ्लो होगा ऊपर की साइड होगा। आगे देखेंगे, ये देखो लिखा हुआ है इसका प्रवाह कैसे होगा, ऊपर की तौर और प्रभावित होगा। अतः एक प्रभावी भारापण के लिए आवश्यक है कि उसको उत्तरदायित्व भी सुपुर्द किए जाए। भाई आप जब तक रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट नहीं करोगे भारापण नहीं हो सकता है, अंतरण नहीं हो सकता, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी होता है। यदि उत्तरदायित्व से स्वीकृत अधिकारी की मात्रा अधिक है तो उसका दुरुपयोग करेगा। ऑब्वियसली बात है, हमने उसको राइट ज्यादा दे दी, अधिकार बहुत ज्यादा दे दी, बट उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सेट नहीं की। ऑब्वियसली बात है वो फिर क्या करेगा, उसका अधिकारों का दुरुपयोग करेगा। दोनों आपस में समान होने चाहिए, ना तो आपने अधिकार ज्यादा देने हैं ना उत्तरदायित्व ज्यादा लेने, दोनों में समान होने चाहिए। जितने अधिकार दिए उतने ही क्या होने चाहिए, उत्तरदायित्व होने चाहिए। यदि अधिकार से उत्तरदायित्व की मात्रा अधिक है तो यह अप्रभावी माना जाएगा, दोनों एक दूसरे से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब तीसरा हम बात करेंगे जवाबदेहिता क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। उत्तरदेयिता भी बोलते हैं या जवाबदेही। भाई नाम से दिख रहा है जवाबदेही, उत्तर देने की के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होगा। मान लो कोई फैक्ट्री में कुछ गलत काम हो गया तो उसमें मैनेजर ने पूछा अपने अधीनस्थ से, भाई ऐसा कैसे हो गया, तो वो उसके लिए क्या है, जवाबदेही, उसको जवाब देना पड़ेगा उसमें। मान लो अपन ने सेल्स मैनेजर ने टारगेट सेट किया कि हम 1000 टन सेल्स करेंगे गुड्स का, बट गुड्स सेल हुआ 800 टन ही, तो पर्टिकुलर वो पर्सन से पूछेगा कि भाई ये कम क्यों है, तो इसका जवाब दे, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी है उसकी कि वो उसको जवाब देगा, जवाबदेहिता होगी। देखो जवाबदेहिता से तात्पर्य अंतिम परिणाम का उत्तर देने योग्य से है, जो रिजल्ट आ रहा फाइनल उसके लिए जवाब योग्यता है, वो क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी। यदि एक बार अधिकार अंतरित हो जाता है और उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया जाता है तो जवाबदेहिता से इनकार नहीं कर सकता। भाई आपको राइट्स दे दी, आपने उत्तरदायित्व भी स्वीकार कर दिया कि हाँ भैया मेरा मैं काम कर लूंगा, ये मेरा उत्तरदायित्व है। अब काम क्यों नहीं हुआ उसके लिए आप जवाबदेही हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका ना तो अंतरण ही संभव है और न ही इसका प्रभाव ऊपर की ओर होता है। याद रखना, जवाबदेही आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मान लो डायरेक्टर ने मैनेजर से पूछा कि भाई काम क्यों नहीं हुआ, तो मैनेजर ऐसे नहीं कह सकता कि भाई उससे पूछो, नहीं, मैनेजर की ये जवाबदेही है कि वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो उसको उत्तर देना ही पड़ेगा। जवाबदेहिता का कभी भी अंतरण नहीं हो सकता। अधीनस्थ कर्मचारी को अधिकारी को सही तरीके से पूरा करने के लिए जवाबदेही होता है, ठीक है ना, बस इतना। अब तीनों में अपन अंतर पढ़ेंगे कि हाँ भाई जवाबदेहिता क्या होती है, उत्तरदेयिता क्या होती है और अधिकार क्या होते हैं। पहला आता है अर्थ। अर्थ में सबसे पहले ये लिखना है निर्णय लेने की शक्ति से, इसका मतलब। और ये क्या होता है, सौंपे गए कार्य को ठीक से पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी जो होती है वो उत्तरदायित्व कहलाती है। जबकि ये क्या होता है, जवाब देने से है कि आपको ऊपर को जवाब देना पड़ेगा कि काम नहीं हुआ तो जवाबदेहिता हो जाएगी। प्रत्यायोजन यानी कि इसको अंतरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दूसरों में सौंपी जा सकती है, परंतु जवाबदेहिता तो आपको ही देना पड़ेगा जवाब
किसी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसका नहीं होता। फिर प्रवाह यानी कि कौन किस दिशा में आता है, मैंने क्या कहा था, ये उच्च अधिकारी से अधीनस्थ की ओर होता है, जबकि ये ऊपर की ओर होता है, यानी कि जैसे इसका उल्टा, अधीनस्थ से सुपीरियर यानी कि अपने अधिकारी की ओर होता है। इसका प्रवाह ऊपर की ओर प्रभावित होता है, इसका भी ऊपर की ओर और इसका भी ऊपर की ओर, दोनों का ऊपर की ओर ही होगा, क्योंकि जवाबदारी भी आप ऊपर को दोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ऊपर की ओर ही होगी। उद्गम यानी कि कैसे बनना, औपचारिक जहां पर भी स्थिति होगी वहां पर अधिकार दिए जाएंगे। अधिकार जब दे दिया तो ऑब्वियसली बात है रेस्पॉन्सिबिलिटी तय हो जाएगी। और जब आपने उत्तरदायिता से प्रारंभ होता है, ये कहां से, उत्तरदायिता यानी कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी से आपकी जवाबदेहिता भी तय होती है। ये अपन ने पढ़ा अधिकार अंतरण क्या होता है, अधिकार अंतरण के क्या तत्व होते हैं, अधिकार जवाबदेहिता उत्तरदायिता में क्या अंतर होता है। अब हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण के बारे में कि विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं और विकेंद्रीकरण और अंतरण में जो अभी अपन ने पढ़ा उस दोनों में क्या अंतर होता है। देखो विकेंद्रीकरण क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखो एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। अगर निर्णय लेने की शक्ति क्या है, निर्णय लेने की शक्ति जो है ना वो एक के हाथ में ही है, एक ही पर्सन है वो सारे निर्णय ले रहा है, तो इसको बोलेंगे केंद्रीकरण। क्या बोलेंगे, केंद्रीकरण। ठीक है ना। अगर निर्णय लेने की शक्ति किसी एक ही पर्सन के हाथ में, माना जाता है कि भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि छोटी दुकान है आपके आस गली मोहल्ले में, तो उसमें सारे निर्णय कौन लेगा, वो खुद ही लेगा कि भैया माल खरीदना है, बेचना है, कितना में है, क्या करना है, सेल्स कैसे होगी, एडवर्टाइजमेंट क्या करना है, वो सब उसके, तो सब सेल्स वगैरह वो सब ही खुद ही करेगा। तो इसको अपन क्या कहेंगे, केंद्रीकरण कहेंगे, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार जो है केवल उसके पास है। उसी के विपरीत विकेंद्रीकरण, अगर निर्णय लेने का अधिकार अपन निम्न स्तर तक बांट दें, लोअर लेवल तक आपने डिसीजन लेने की पावर बांट दी, उसे हम क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे। मान लो आपका जियो में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप क्या सीधा अंबानी को कॉल करते हो कि हाँ अंबानी जी यहाँ पर नेटवर्क खराब है, चल नहीं रहा है, नहीं, हम एरिया मैनेजर को करेंगे, एरिया मैनेजर आगे कंप्लेन करेगा, ऐसे इशू सॉल्व होगा। तो उधर क्या पाया जाता है, विकेंद्रीकरण। जितनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होगी, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां क्या पाया जाएगा, विकेंद्रीकरण पाया जाएगा। उसके विपरीत जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वहां क्या पाया जाता है, केंद्रीकरण पाया जाता है। तो पढ़ते हैं विकेंद्रीकरण क्या होता है, देखना। विकेंद्रीकरण से तात्पर्य केंद्रीय बिंदु पर ही प्रयोग होने वाले अधिकारों को छोड़कर सभी अधिकारों को व्यवस्थित रूप से निम्नतम स्तर को सौंपना। भाई मैंने क्या कहा, जो अधिकार निम्न स्तर तक आप सौंप रहे हो, सीधा विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण होगा। प्रत्येक स्तर पर अधिकार अंतरण करना, भाई मैंने आपको स्तर बताए थे, 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। यहां तक आपने प्रत्येक स्तर तक अधिकारों को बांटा है, तो इसको अपन क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे। प्रत्येक स्तर पर अधिकारों का अंतरण करना, अधिकारों को बांटना, उसको हम क्या कहेंगे, विकेंद्रीकरण कहेंगे। देखना आगे, निर्णय लेने का अधिकार अपन निम्न स्तर तक प्रबंध को दिया जाए, वहां वास्तविक में क्या पाया जाएगा, विकेंद्रीकरण पाया जाएगा। निर्णय लेने का अधिकार की श्रृंखला नीचे तक दी जाती है, यानी कि लोअर लेवल तक आपने अपने अधिकार दे दिए हैं, तो वहां क्या पाया जाएगा, विकेंद्रीकरण पाया जाएगा। अब हम बात करेंगे विकेंद्रीकरण और अंतरण में क्या फर्क है। अंतरण मैंने बोला था अधिकार देने की शक्ति बांटना, उससे क्या कहते हैं, अंतरण कहते हैं। परंतु नीचे लेवल तक आपने अधिकार दे दिए तो उससे क्या बन जाएगा, विकेंद्रीकरण बन जाएगा। इन दोनों में अंतर देखना। सबसे पहले क्या कह रहा है, अधिकार अंतरण करना आवश्यक है। मैंने क्या कहा, एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, अधिकार तो आपको बांटने ही पड़ेंगे। जबकि विकेंद्रीकरण जरूरी नहीं कि हम लोअर लेवल तक अधिकार बांटे, तो यह आवश्यक है। ये क्या है, आवश्यक है, करना ही पड़ेगा। जबकि ये क्या है, ऐच्छिक है, अपने इच्छा पर है। तो ये ऐच्छिक है और जबकि ये आवश्यक है, ये करनी ही पड़ेगी आपको। ठीक है ना। आगे क्या कहता है देखना, कार्य की दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कार्य की स्वतंत्रता।
अधिक उच्च अधिकारियों का अधिक नियंत्रण होता है, अतः अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता यहाँ कम हो जाती है। अधिकार अंतरण कर रहे हो ना, फिर यहाँ निर्णय लेने की स्थिति थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मेनली डिसीजन सारे इसमें भी अधिकार तो आपको दे दिए, परंतु यहाँ थोड़े टॉप लेवल मैनेजमेंट के अधिकार ज्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ निर्णय लेने का स्वतंत्रता जो होगी कम होगी। परंतु विकेंद्रीकरण में निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत ज्यादा होगी। देखो, निर्णय लेने की स्वतंत्रता अधिक होती है, यहाँ कम होती है, यहाँ अधिक होती है। स्थिति, यह वह प्रक्रिया है जिसका कार्य विभाजन में अनुसरण किया जाता है। कार्य विभाजन कर रहे हो तो वहां पर आपको अंतरण फॉलो करना पड़ेगा, जबकि ये शीर्ष प्रबंधकों द्वारा नीतियों का परिणाम है। जो शीर्ष प्रबंधक नीतियां बना रहे हैं उसका परिणाम विकेंद्रीकरण है। इसका क्षेत्र सीमित लिख लेना और इसका क्षेत्र विस्तृत है। इसका उद्देश्य होता है प्रबंधक का भार कम करना। भाई सारे काम प्रबंधक नहीं कर सकता, उसका काम कम करो, इसको हम बोलेंगे अंतरण। जबकि विकेंद्रीकरण का मतलब होता है अधीनस्थों को संगठन की भूमिका में वृद्धि करना। आपने लोअर लेवल तक काम बांट दिए, उनको अधिकारों का अंतरण कर लिया, वहां विकेंद्रीकरण है। इससे क्या होगा भाई, उनकी भूमिका बढ़ेगी, उनका मोटिवेशन होंगे, अभिप्रेरित होंगे वो। तो ये चीजों के लिए अपन विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो इसी सीरीज में हमारा ये चैप्टर संगठन समाप्त होता है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो संगठन की नहीं देखी है तो कृपया आप पहले वो वीडियो आप अच्छे से देखिए और अपना ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट लगता है कि हाँ सर मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहां पर भी आपका आंसर दूंगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।